आज की सारी बड़ी अपडेट साझा के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आप शब्द इस्तेमाल किए जाने को लेकर प्रियंका गांधी भड़की है। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने स्पीकर को भी सीधा टारगेट करते हुए दिया है एक बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे क्या बोली है प्रियंका गांधी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बीजेपी सरकार के जल जीवन मिशन के तहत बकाया राशि को लेकर भी प्रियंका गांधी भड़की है। दोस्तों वहीं पर 193 से ज्यादा सांसदों ने सिग्नेचर करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव दे दिया है। दोस्तों संसद में बताएंगे डिटेल में किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है और अपने आप में ये ऑल टाइम हाई सांसदों का समर्थन है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में बीजेपी के नेता पेट्रोलियम मिनिस्टर पर लगाए गए राहुल गांधी द्वारा गंभीर आरोप, बताएंगे कैसे जॉर्ज सोरोस के साथ में मिलकर पैसे कमाए गए। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के द्वारा ये जो मुद्दा उठाया गया है ये काफी संगीन मुद्दा है और इस पूरे मामले पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए, अमित शाह को पूरे संसद के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताया। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अमित शाह ने किया वो ठीक नहीं था और स्पीकर ने इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी ओम बिरला के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव गिरा, लेकिन फिर भी ओम बिरला ने भाजपा वाली मानसिकता नहीं छोड़ी है। दोस्तों एक बार फिर से अमित शाह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रियंका गांधी ने कार्रवाई की मांग करते हुए अमित शाह को फटकार लगाते हुए कह दिया कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन स्पीकर के खिलाफ आया था, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं आया था। अगर इस मुद्दे पर बोलना है तो बोलो, पार्लियामेंट के अंदर एक असंसदीय भाषा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन स्पीकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी इस बात से काफी भड़क गए। डिंपल यादव ने कह दिया कि सभी भाषण और बातें स्पीकर के लिए थी, जिस तरह से हाउस चलाना चाहिए था उस प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए थी। अमित शाह ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है ये ठीक नहीं है, हम इस भाषा की निंदा करते हैं। यानी महिला सांसद अब अमित शाह के खिलाफ खड़ी हो रही है। दोस्तों एक एक करके सबने अमित शाह के द्वारा असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की महिला सांसद को अमित शाह के खिलाफ मानहानि का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस मामले पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। दोस्तों उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बकाया राशि जारी करे केंद्र सरकार, राज्यों को पैसा नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी काफी नाराज है। दोस्तों वहीं पर देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 193 विपक्ष के सांसदों ने समर्थन करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। दोस्तों पूरी अपडेट यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 130 लोकसभा के सांसदों और 63 राज्यसभा के सांसदों ने दस्तखत करे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। दोस्तों और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कि शुक्रवार यानी आज इस मामले पर चर्चा कराई जा सकती है, यानी आज सबमिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा और इसके बाद हो सकता है कि सोमवार या आज ही चर्चा करा दी जाए। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्ष के लोगों ने कहा कि वो इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो पूरी तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो दावा किया था दोस्तों और पूरा बंडल का बंडल लेकर आए थे राहुल गांधी और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार से लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों जब चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर एक दो नहीं बल्कि 193 विपक्ष के सांसदों ने केवल सिग्नेचर किया है, सोचिए साइन कर दिया है। बाकी 240 में से 193 अगर साइन कर रहे हैं तो वोट के टाइम में तो लगभग सब साथ में आकर खड़े हो जाएंगे, यानी जबरदस्त तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। जबकि ओम बिरला के खिलाफ जब प्रस्ताव आया था तो केवल 120 लोगों ने सपोर्ट किया था, हस्ताक्षर किए थे, साइन किया था, दस्तखत किया था, लेकिन अब 193 दस्तखत हो गए हैं। ये अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, एक तरीके से ऑल टाइम का रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष इस मामले को लेकर अपनी एकजुटता दिखा रहा है, ये अच्छी बात है और तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के अंदर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके का धमाका किया है। दोस्तों अपडेट यह है कि स्पीकर ओम बिरला के प्रस्ताव गिरने के बाद राहुल गांधी इस पूरे मामले पर भाषण दे रहे थे दोस्तों, बयान दे रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने सामने बैठे हरदीप पुरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे सामने जो जेंटलमैन बैठे हुए हैं, यानी जो हमारे सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके दोस्तियाना संबंध थे एफटीन के साथ में, ये कई बार उसे अपना दोस्त बोलकर पुकारते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने और डिटेल में बताया कि इनकी बेटी को सोरोस से फंड मिला था, यानी जॉर्ज सोरोस का फंड इनकी बेटी की कंपनी में गया था और इस बात पर राहुल गांधी ने एक दस्तावेज भी दिखाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन कैमरा हट गया तो इससे
पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं संसद भवन के अंदर राहुल गांधी डंके की चोट पर बीजेपी और उनके मंत्री को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे में हरदीप पुरी का क्या बयान आएगा, पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हरदीप पुरी को लेकर एफ फाइल में जितनी बार जिक्र किया गया है दोस्तों, बुरी तरीके से हरदीप पुरी इस मामले पर आगे भी फंसे हुए नजर आएंगे। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में वंचित वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी 375 न्याय योद्धा नियुक्त करेगी और हर जिले के अंदर नियुक्त होने वाले इन न्याय योद्धाओं को गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने का जिम्मेदारी सौंपा जाएगा। पार्टी की तरफ से चरणबद्ध तरीके से अप्रैल तक सभी जिलों के न्याय योद्धाओं की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी ने विधि विभाग को हर जिले में पांच न्याय योद्धाओं की नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी है। विधि विभाग ने रायबरेली से न्याय योद्धा की नियुक्ति का काम शुरू कर दिया है। न्याय योद्धा ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को रायबरेली में हुई हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले को लेकर पैरवी भी शुरू कर दी है। दोस्तों कुल मिलाकर राज्य में राजनीतिक हाशिए पर चली रही कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में न्याय योद्धाओं को आगे किया जा रहा है, जिसे ज्यादा से ज्यादा गरीब, दलित और पिछड़े समाज के लोगों तक कांग्रेस पार्टी अपनी पहुंच बना रही है। दोस्तों पार्टी अपनी पॉलिसी जनता तक पहुंचाना चाहती है, खासकर ओबीसी और दलित समाज के लोगों तक कांग्रेस की पहुंच बढ़नी चाहिए। इस बात को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये अपडेट आ रही है। राहुल गांधी आज काशी राम जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी का नेता अफीम बो रहा था अपने फार्म हाउस में। इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मैदान में कूदा है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि दुर्ग जिले के अंदर अवैध अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति अचानक से बदल गई है। दोस्तों राजनीति में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। इस खुलासे ने पूरे प्रदेश भर के अंदर बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि अफीम की खेती और नशे के कारोबार को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। इसी आरोप को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के बीजेपी कार्यालयों का घेराव किया गया। दोस्तों कई जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी रैली निकालते हुए नजर आए और पुलिस के साथ में कई जगह पर संघर्ष भी हुआ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हल्की झूमा झटकी के बाद मामले को जैसे तैसे शांत कराने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी ने अवैध अफीम की पूरी जांच की मांग की है। दोस्तों यानी बीजेपी के नेता के फार्म हाउस में करोड़ों रुपए की अफीम उगाई जा रही थी और ये बड़े लंबे समय से चल रहा था। अब जाकर इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ और राज्य के कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से मुद्दे को उठाया था। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की शरण में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। 2027 का चुनाव दिलचस्प होगा। दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो ये कि शंकराचार्य जी के साथ में पहले कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उनसे आशीर्वाद लिया है। शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं दोस्तों, यानी 4 बड़े मठों में से एक मठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं और ऐसे में हिंदू धर्म के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों और उनकी एक मांग है वो गौ रक्षा की मांग है। वो चाहते हैं कि भारत की जो देशी गाय हैं उनका संरक्षण होना चाहिए और अखिलेश यादव ने इस मामले पर शंकराचार्य जी से मुलाकात किया है। इसके बाद जब वो बाहर निकलकर मीडिया से बात कर रहे थे तब वो कहते हैं कि समाजवादी सरकार थी तब उस समय हम लोगों ने गाय की सेवा के लिए बहुत बड़े फैसले लिए, भविष्य में भी जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए वो करेंगे। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग जिन्होंने एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में हुए ट्रेड डील के मामले को लेकर नाराजगी जताई थी। दोस्तों इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जेल से बाहर निकलने के बाद अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। उदय भानु चिब के नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी। दोस्तों जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने एआई समिट में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले साथियों के तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने अनुभव साझा किए गए। यानी उन्होंने सब कुछ बताया कि हम लोगों ने किस तरीके से आंदोलन किया, कैसे देश के सामने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। देश के अंदर देश विरोधी ट्रेड डील रद्द होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये बात खुलकर उदय भानुचिब बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसे में उदय भानुचिब के इस बयान से एक बात स्पष्ट हो गया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये बात सुनिश्चित कर रहा है कि पार्टी को बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाना है। युवा कांग्रेस हर एक मुद्दे पर जहां भी देश के साथ अन्याय होगा उस मुद्दे पर डंके की चोट पर भाजपा का विरोध करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर हरियाणा में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर यात्रा निकाल रहे बृजेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोस्तों बृजेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को सद्भावना यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यानी हरियाणा भर के अंदर उनकी यात्रा चल रही है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी साथ में आए। इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिलेगा। दोस्तों वो प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस को वापस से एकजुट किया जाए, गुटबाजी पार्टी के अंदर खत्म किया जाए। राहुल गांधी के रास्ते पर निकलकर लगातार वो यात्रा कर रहे हैं और सद्भावना यात्रा की टी शर्ट लेकर राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे
यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं उनके नेता, और आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों ऐसे ही नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई और नेता होने चाहिए जो बिना किसी के बोलने पर अपने हिसाब से ही आगे बढ़े और ये सुनिश्चित करे कि कार्यकर्ता उनसे जुड़े और पार्टी का एक विकास विस्तार दोनों होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाले को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी कमल सिंह जामवाल, जिसने आतंकवादी गतिविधि की है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने पूरी जानकारी इकट्ठा करने का दावा किया है और अधिकारियों ने बताया कि वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर एनएसए लगना चाहिए और यूएपीए के तहत एनएसए के तहत इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। दोस्तों इस पर गंभीर से गंभीर जांच बिठानी चाहिए। काफी गंभीर मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करने के लिए ये व्यक्ति इतना नजदीक आ गया और ऊपर से सुरक्षा में जो अधिकारी लगे हुए थे उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना का क्या मकसद था, इसका पता लगाने के लिए 63 वर्षीय जामवाल के निजी, सामाजिक और संभावित संगठन के लोगों से बातचीत की जा रही है। पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है, इस बात की जांच की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने के लिए आया कमल सिंह जामवाल पूछताछ के दौरान बताता है कि मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। सोचिए फारूक अब्दुल्ला को लेकर इसके मन में कितना जहर भरा हुआ है दोस्तों। और फारूक अब्दुल्ला को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसके बावजूद उनके नजदीक ये आ जाता है और गोली चला दी जाती है दोस्तों, यानी साफ साफ लगभग हत्या कर ही दी गई थी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले को आतंकवादी घटना के तौर पर देखना चाहिए और इस व्यक्ति को यूएपीए के तहत जेल में डालना चाहिए, आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने देश के अंदर एलपीजी के कथित संकट को लेकर बीते दिन संसद परिसर के अंदर जोरदार तरीके का विरोध किया और संसद के मकर द्वार के निकट अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी इकट्ठा हुए दोस्तों, और सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मोदी जी एलपीजी के नारे लगाए, यानी मोदी जी एलपीजी बोलकर दोनों पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल दोस्तों विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर की आकृति वाली कई सारी तख्तियां बना रखी है, जिस तख्तियों पर लोकसभा के नेता राहुल गांधी के विरोध को भी दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों एलपीजी सिलेंडर का कटआउट है और इस पर लिखा हुआ है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा देश के लोगों को, और पहले नरेंद्र सरेंडर चल रहा था, अब नरेंद्र सिलेंडर हो चुका है क्योंकि सिलेंडर भी नहीं मिल रहा और नरेंद्र के सरेंडर करने के कारण ही देश के अंदर आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों सरेंडर के कारण ही देश में आज सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ रही है और सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके पास उपलब्ध मात्रा में, यानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मौजूद है। अगर सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो फिर कई शहरों के अंदर रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं, इसका जवाब तो बीजेपी वालों को देना चाहिए दोस्तों। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। इससे पता चलता है कि ये लोग कितना ज्यादा डरते हैं दोस्तों आम जनता के सवालों से। और अगर आप भी मानते हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, लोगों के घरों में शादियां हैं और शादियों के लिए लोगों को बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और ईंधन की चीजें चाहिए होती है, वहां पर इस तरीके के हालात बना दिए गए हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का कोई भी उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में आता है, इसका निर्धारण सिर्फ उनकी आमदनी से नहीं किया जा सकता। बुधवार को कोर्ट ने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल के निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर का फैसला सिर्फ माता पिता की सैलरी या आय पर आधारित नहीं किया जा सकता, बल्कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य फैक्ट्स को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मद्रास, केरल और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों की पुष्टि करते हुए ये बात कही है जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर माता पिता सरकारी नौकरी में ग्रुप सी या ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं तो फिर उनकी सैलरी को क्रीमी लेयर तय करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही कृषि से होने वाले संपत्ति या फिर आय को भी, इनकम को भी इसे बाहर रखा गया है, तो केवल इनकम के आधार पर क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर तय नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जहां पर दशकों से एनडीए गठबंधन की डबल इंजन की सरकार चल रही है और तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके डबल इंजन सरकार से प्रदेश को क्या मिला है, ये देखने वाली बात है। पहला ये कि देश का अगर सबसे गरीब राज्य आप बताएंगे तो आज की डेट में बिहार है दोस्तों। 20-22 साल से भाजपा की सरकार है, नीतीश की सरकार है और देश में सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो बिहार में है। देश के अंदर सबसे ज्यादा पलायन कहीं हुआ है, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो जवाब आएगा बिहार। देश के अंदर सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होते हैं, जवाब आएगा बिहार। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अधिक भ्रष्टाचार कहाँ होता है तो पता चलेगा कि बिहार
बिहार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार में है। सबसे ज्यादा अधिक बहुयामी गरीबी कहाँ है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो बिहार में है। देश का सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट कहाँ पर होता है, यानी बच्चे अपना शिक्षा पूरा नहीं कर पाते, वो कहाँ होता है? कौन से राज्य में? बिहार में होता है। देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में है। और देश का सबसे कम साक्षरता दर बिहार के अंदर में है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कौन से राज्य में है? बिहार में है। देश के सबसे कम किसानों की आय कहाँ है? बिहार में है। देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश कहाँ पर है? बिहार में है। देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग कहाँ पर है? कंज्यूमर की बात करें वो भी बिहार में नहीं है। दोस्तों ऐसे ही एक के बाद एक कई दर्जन आंकड़े तेजस्वी यादव गिनवा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार क्यों पिछड़ चुका है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालकर जगह जगह जाकर अपनी सरकार के सफल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं बता रहे कि बिहार में इतनी बद से बदतर स्थिति कर देने के बाद वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं। और सबको पता है कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों और मानते हैं कि एक तरीके से नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए मुक्ति ही माना जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है। सबको एकजुट करना शुरू कर दिया है। 13 तारीख को चंडीगढ़ में लंच होगा, यानी आज चंडीगढ़ में लंच होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर खास डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। 16 तारीख को वोट के लिए सारे विधायकों को हिमाचल प्रदेश में एकजुट किया जा रहा है। उसके बाद सीएम सुखू ने इस बात की सहमति दे दी है कि चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधायकों को यहाँ बुलाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इकट्ठा करके उन सबको वापस विधानसभा में वोट डलवाने के लिए ले जाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हरियाणा कांग्रेस ने पहले फैसला लिया था कि वो किसी भी तरीके का ऐसा आयोजन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में पार्टी को लगा कि राज्यसभा की सीट फंस सकती है, क्योंकि 32 विधायक समर्थन में आए थे, 31 की जरूरत है और अगर 2-3 विधायक इधर से उधर और भागे तो दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये जो अतिरिक्त इंतजाम कर रही है इसे अपनी पार्टी के फूट को रोक पाएगी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को हिदायत दे रखी है जो लोग पार्टी छोड़कर भागना चाहते हैं कि उनकी कभी कांग्रेस में वापसी संभव नहीं है और उन लोगों को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर एकदम खत्म कर देगी, इररिलेवेंट बना देगी, जैसा कई नेताओं के साथ हुआ है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखना चाहिए। मोदी सरकार गैस संकट के बीच में अपने मंत्रियों को आगाह करा रही है और मोदी सरकार का कहना है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गैस का संकट है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि लोग अफवाह फैला रहे हैं या भाजपा सरकार का मंत्रालय लोगों को नहीं बता पा रहा है कि उनके पास गैस सिलेंडर है या नहीं है। सूत्रों के हवाले से दावा करवाया जा रहा है कि गैस बहुत है, सिलेंडर बहुत है, लेकिन जब दाम लोग बढ़ते देख रहे हैं तो लोगों के मन में शंकाएं आ रही है। तो ऐसे में काम तो भाजपा सरकार का है कि लोगों के मन में अगर कोई शंकाएं हैं तो उसे दूर करे। विपक्ष के ऊपर आरोप थोपने से कुछ नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को पता है और उन्हें लग रहा है कि उनके पास गैस सिलेंडर अधिक मात्रा में उपलब्ध है, यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए। हवा में तीर तो बीजेपी की सरकार चला रही है। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक सवाल का जवाब देगी, जनता संतुष्ट हो जाएगा, तो अफवाह फैलाने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर सरकार के लोग सूत्रों का हवाला कर करके दावा करते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं लेंगे, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो अफवाह फैलेगी ही फैलेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जब जनता से वो खुद संपर्क नहीं कर पाएंगे तो अफवाह फैलाने वालों को तो मौका मिलेगा ही। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। अपडेट यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है दोस्तों, और ये मुलाकात दिवंगत नेता अजित पवार के प्लेन हादसे की गुत्थी से जुड़ी हुई है। मुलाकात के बाद रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। रोहित पवार ने बताया कि राहुल गांधी के साथ उनकी करीब 30 मिनट तक लंबी चर्चा हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कुछ बेहद खास और अहम सुझाव दिया है। हालांकि रोहित ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा कि इन सुझावों और अपनी अगली रणनीति का खुलासा ठीक 2 दिन के बाद करेंगे। रोहित के मुताबिक राहुल गांधी इस वक्त हैरान थे कि इतने बड़े नेता का एक्सीडेंट हो गया और उस पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर अब राहुल गांधी के मन में भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। पायलट के तौर पर राहुल गांधी ने तकनीकी अनुभव भी साझा किया है, यानी राहुल गांधी खुद भी पायलट है, तो उनको पता है कि प्लेन कैसे उड़ता है और प्लेन में क्या तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। तो इस बारे में रोहित पवार को राहुल गांधी ने सारी बातें बताई है। तो ऐसा नहीं है कि रोहित पवार ने राहुल गांधी को बोला होगा राहुल गांधी बातों को मान जाएंगे। राहुल गांधी को तकनीकी चीजें पता है और इसीलिए राहुल गांधी इस बात को लेकर एकदम सीरियस है दोस्तों। उन्होंने एफआईआर नहीं होने को लेकर नाराजगी और हैरानी जताई है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी खुद पायलट है, वो जानते हैं बारीकियों को, और आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी अजित पवार के इस मामले को लेकर जोर शोर से आगे आएंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि रोहित पवार और राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और राहुल गांधी को तकनीकी पहलू पर भी अपनी बात रखनी चाहिए, राहुल गांधी खुद पायलट है तो वो जानते हैं दोस्तों कि कहां पर एक बड़ा झोल हो सकता है। ऐसे में रोहित पवार और राहुल गांधी के मुलाकात से कई तरीके के बड़े घमासान देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
दिल्ली की राजनीति में एक नाम इन दिनों काफी चर्चा में है दोस्तों, और वो है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा युवा सांसद के तौर पर आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे संसद के अंदर मध्यम वर्ग की बात करना हो या फिर एयरपोर्ट पर महंगे खाने का सवाल हो या डिलीवरी बॉय सुरक्षा का मामला हो। राघव चड्ढा के काम की हर जगह सराहना हो रही है दोस्तों। अच्छा खासा उनका जो PR है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रखा है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इनको तो हमको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हालांकि दोस्तों सबको पता है कि राघव चड्ढा ने जो कैंटीन वाला मामला उठाया था तो उससे पहले ही सरकार ने उस पर फैसला ले लिया था, और राघव चड्ढा ने बाद में कहा कि उनके कहने पर ही सरकार ने सस्ता कैंटीन उपलब्ध कराया है। हालांकि राघव चड्ढा ने अच्छा मुद्दा उठाया था, लेकिन ये कह देना कि राघव चड्ढा के कहने पर ही ऐसा हुआ था, ये काफी मुश्किल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक बात स्पष्ट हो गया है कि राघव चड्ढा को लेकर अब जो चर्चाएं चल रही है, इससे पता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर अन्य सांसदों को भी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, और अन्य सांसदों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, ताकि उनको भी जनता के बीच में काफी ज्यादा सराहना मिले। ऐसे में आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।